नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अब मां जानकी की धरती सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण की बारी है और इसका भी समय नजदीक आ गया है। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार भव्य मां जानकी मंदिर की आधारशिला को रखेंगे और इसकी तैयारी को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनौरा धाम पहुंच रहे हैं, जहां वे मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण के लिए कैबिनेट से 883 करोड़ की राशि जारी की गई है। एक महीने पहले ही 22 जून को सीएम नीतीश कुमार ने भव्य मंदिर का डिजाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया था। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुनौरा धाम सीतामढ़ी की अभी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मां जानकी का मंदिर जो वहां पर स्थापित है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और इसी जगह पर पुनः निर्माण होना है भव्य मंदिर का, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं कि इस मंदिर में क्या कुछ खास होगा, इसकी क्या खासियत रहेगी, कैसे इसका निर्माण होगा, वो आप जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में जानकी का जन्मस्थल है। ये सामने आ रही है बात कि माता सीता की जन्मस्थली है पुनौरा धाम, ये हम सभी जानते हैं। माता सीता की जन्मस्थली पर ही भव्य मंदिर का निर्माण होना है। मां जानकी का ये जन्मस्थल है। माता जानकी के जन्म के कारण पुनौरा धाम इसे कहा जाता है। इसके अलावा माता सीता का जन्म यहां पर हुआ था। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम के पुनः निर्माण के लिए 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। तो आप समझिए कि कितनी भव्यता के साथ इसका निर्माण होना है। पहले 16.63 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी मिली थी, लेकिन अब 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन दी गई है ताकि भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा हम आपको ये बता रहे थे कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साझा की है उसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। जैसे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सीतामढ़ी में बिहार में पुनौरा धाम पर एक भव्य मंदिर का, दिव्य मंदिर का निर्माण होना है, जिसका जायजा लेने के लिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं और इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दी गई है, क्योंकि 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, इसकी आधारशिला रखेंगे और उसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बिहार का कितना विकास होने वाला है। रामायण सर्किट में पुनौरा धाम को अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि से जोड़ा भी जाएगा। कैसे ये जुड़ेगा इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मंदिर निर्माण से बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जिस प्रकार अयोध्या में पर्यटकों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है, भारी संख्या में अलग अलग जगहों से पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, ठीक वैसे ही बिहार में पर्यटक पहुंचेंगे। बिहार को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। आप समझिए कि बुद्ध की भूमि के तौर पर तो बिहार को जानते ही हैं, लेकिन मां सीता की भूमि के तौर पर भी विश्व भर में बिहार जाना जाएगा। मंदिर निर्माण से बिहार में धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस बात का जिक्र हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है माता सीता की जन्मस्थली पर जब भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा तो दूर दूर से पर्यटक उस भव्यता को देखने के लिए पहुंचेंगे, माता सीता की आराधना करने पहुंचेंगे। बढ़ते आगे, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के साथ ही सीएम नीतीश कुमार आज मधुबनी के लौकही भी जाएंगे, जहां वे दिवंगत हरिप्रसाद शाह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार यहां 649.67 करोड़ की 5 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। दिवंगत हरिप्रसाद शाह बिहार के पंचायती राज मंत्री रह चुके थे। मधुबनी को सीएम की सौगात 426 करोड़ की पुरानी कमला एवं जीवछ कमला नदी का पुनर्जीवीकरण योजना के तहत 4 वीर और अन्य संरचना का निर्माण कार्य होगा। 178 करोड़ की जयनगर शहीद चौक के पास रेल ओवर ब्रिज का निर्माण होना है। राम और सीता का प्रथम मिलन स्थल फुलहर बनेगा पर्यटन स्थल।
योजना पर 31 करोड़ 14 लाख की लागत से विकास कार्य किया जाएगा। 14 करोड़ 53 लाख के अंतर्राज्यीय बस अड्डे का भी निर्माण होना है। तो आप समझ सकते हैं कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है और मधुबनी क्षेत्र के लोगों को भी बड़ी सौगात देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौक ही पहुंचेंगे। तो योजना के तहत 4 वियर और अन्य संरचना का निर्माण होगा। मधुबनी को सीएम की ये सौगात 178 करोड़ की लागत से शहीद चौक के पास आरओबी का भी निर्माण होगा। राम सीता का प्रथम मिलन स्थल फुलहर पर्यटक स्थल बनेगा। योजना पर 31 करोड़ 14 लाख की लागत आएगी और ये सौगात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी वासियों को दे रहे हैं। 426 करोड़ की ये योजना है और योजना के तहत 4 वियर और अन्य संरचना का निर्माण कार्य किया जाएगा। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार ने दी एक और सौगात। पत्रकारों के पेंशन की राशि बढ़ाई गई है। अब हर महीने 15,000 रुपए मिलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और सौगात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी गई है। हाल फिलहाल में ही विधवा और वृद्धा पेंशन योजना में बढ़ोतरी की गई थी। 600 से उसे बढ़ाकर 1100 किया गया। तो दूसरी तरफ अब पत्रकारों के लिए भी बड़ी सौगात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दी है। पत्रकारों को पहले हर महीने 6,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 15,000 रुपए बतौर पेंशन उन्हें मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस बाबत ऐलान कर दिया है। एक्स पर इसकी जानकारी भी दी है। सीएम नीतीश ने एक्स पर क्या लिखा है ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया गया है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित को जीवन उपरांत प्रति माह 3,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया गया है। लोकतंत्र में पत्रकारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और सामाजिक विकास में उनकी महत्वता काफी ज्यादा है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सके और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति माननीय नीतीश कुमार जी की सहिष्णुता और उदारता एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ा। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के बाद 6,000 उनको मिलता था, उसको 15,000 किया गया। उनके आश्रित को 3,000 मिलता था, उसको 10,000 किया गया। यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो सामाजिक दायित्व और पारिवारिक दायित्व पूरा करने में पत्रकार मित्रों को महत्वपूर्ण सहयोग करेगा। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, क्या जानकारी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए की तरफ से पत्रकारों के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है? बिहार में पत्रकारों के लॉबी में इस बात को लेकर बेहद खुशी जाहिर की जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा की है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो अभी तक पत्रकारों को पेंशन की राशि 6,000 मिलती थी उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया और जो उनके विधवा है जिन्हें 3,000 पेंशन मिलता था उसे बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया। ये एक माफ कीजिएगा 3,000 की जगह 10,000 कर दिया गया। तो ये एक ऐसी घोषणा है जिसके इंतजार पत्रकार काफी लंबे समय तक कर रहे थे, क्योंकि देखिए बिहार में पत्रकार लगातार पूरी ईमानदारी से और निष्पक्षता से काम करते हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया था और लगातार कई सालों से मांग थी और आखिरकार पत्रकारों की मांग को माना गया और नीतीश कुमार ने ये बड़ा तोहफा दिया है। ये एक तोहफा मानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार में पत्रकारों की संख्या बहुत बड़ी है और वो लगातार पूरी निष्ठा और मेहनत से नौकरी करते हैं और जब उनका रिटायरमेंट होता है तो राशि काफी कम थी और ऐसे में लगातार मांग होने के बाद बिहार सरकार ने पूरी गंभीरता से इसे देखा और फिर फाइनली फैसला किया गया कि जो 6,000 उन्हें मिलता था उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया और 15,000 किया जा रहा है। और नीतीश कुमार ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पत्रकार पूरी वाकई आनंद, ये पत्रकारों के लिए बड़ी सौगात है और इसका इंतजार भी पत्रकार लंबे वक्त से कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बढ़ते आगे 17वीं बिहार विधानसभा का आखिरी और मानसून सत्र के समापन के बाद राजनीतिक पार्टियां अब पूरी रफ्तार से चुनाव की ओर बढ़ चुकी है और इसी कड़ी में लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट तेजस्वी यादव के लिए एक पोस्ट किया है, जिसमें तेजस्वी को उन्होंने विनम्र, सौम्य, शालीन और मधुर वाणी बोलने वाला नेता बताया है और लिखा है कि तेजस्वी अपनी रचनात्मकता और कुशलता से अकेले ही बिहार में एनडीए के नेताओं के पसीने छुड़ा रहे हैं। तो लालू प्रसाद का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। तो देखिए, अब चुनावी बयार बिहार में लगातार बह रही है और कल मानसून सत्र खत्म होने के साथ ही चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में पूरी तैयारी अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। लेकिन लालू प्रसाद के इसी पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कौन किसके पसीने छुड़ा रहा है, ये सबको पता है। कौन किसका पसीना छुड़ा रहा है या किसका पसीना छूट रहा है, यह बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। आपने अपने ट्वीट में अपने बेटे तेजस्वी यादव जी को विनम्र, सौम्य, संघर्षशील, कुशल और न जाने क्या क्या अलंकार से विभूषित किया है। लालू जी अपने ट्वीट में यह क्यों नहीं लिखा कि तेजस्वी यादव जी इतने कुशाग्र थे कि वे नाबालिग अवस्था में करोड़ रुपए की संपत्ति के स्वामी बन गए थे। कौन सा धंधा किया था उन्होंने, आज तक वे बता भी नहीं पाए कि यह संपत्ति कैसे अर्जित की। नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने, करोड़ रुपए का पशु चारा गड़क जाने आदि मामले में चल रही कार्रवाई से किसके पसीने छूट रहे हैं, जनता यह भी जानती है। और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग सालों से गुलाम थे, कभी बिहार में हमारा वजूद नहीं था। हमने संघर्ष करके अपने वोट के दम पर 4 विधायक बनाए। उन्होंने हमारे विधायकों को खरीद लिया। लोकतंत्र में विधायक खरीदना सही बात नहीं है। उन्होंने हमारे विधायक खरीदकर हमें सरकार से बाहर कर दिया। हमने संकल्प लिया है कि 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे और जिन्होंने हमसे 4 विधायक छीने उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। आज हम लोग बरसों से हम लोग गुलाम थे, कभी हम लोगों को बिहार में वजूद नहीं था। हम लोगों ने संघर्ष करके अपने वोट के दम पर 4 विधायक बनाया और 4 विधायक बनाया, सरकार में रहकर अपने लोगों को काम कर रहे थे तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। लोकतंत्र में विधायक खरीदना सही बात नहीं है। जनता के समस्या का हल कीजिए, विधायक ऑटोमेटिक बनेगा। उन्होंने देखा कि गरीब मछुआरा का बेटा सरकार में आ गया, अपने लोगों को कल्याण कर रहा है तो इनको रोको। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो ऐसे जगह पर जब हमने अपना सरकार बनाया, उससे बाहर कर दिया, तो निश्चित तौर पर हमने संकल्प लिया 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे और जो आज जिन्होंने हमसे 4 छीना उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गया जी से बड़ी खबर आ रही है। एलजेपीआरवी की आज नवसंकल्प सभा है। गया जी में चिराग का शक्ति प्रदर्शन दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे चिराग पासवान। पार्टी की ओर से तैयारी कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गया जी से ये बड़ी जानकारी। एलजेपीआरवी की आज नव संकल्प सभा, गया जी में चिराग का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे चिराग पासवान। आपको बता दें कि पार्टी की ओर से पूरी भव्य तैयारी कर ली गई है इस नव संकल्प महासभा के लिए। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी चिराग पासवान पहले भी नव संकल्प सभा को संबोधित कर चुके हैं और एक बार फिर से गया जी में इसके लिए भव्य और दिव्य तैयारी की गई है। और बिहार सरकार की तरफ से 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा के बाद साइबर ठग इस योजना के लाभ दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास शुरू कर चुके हैं। कटिहार साइबर थाना पुलिस ने लोगों को इसको लेकर आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लिंक को क्लिक करके इस योजना का लाभ मिलने का लालच दिया जा रहा है और जैसे ही उपभोक्ता इस लिंक को क्लिक करके अपनी ओटीपी साझा करते हैं, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। साइबर फ्रॉड फिलहाल ठगी के इस नए तरीके के सहारे लोगों को शिकार ठगी का बना रहे और ऐसी कोशिश उनकी तरफ से बदस्तूर जारी है। ऐसे में कटिहार साइबर थाना पुलिस ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि 125 यूनिट बिजली फ्री पाने के लिए ऐसे किसी भी तरीके का लिंक क्लिक नहीं करना है। ऐसी सलाह आपको दी जा रही है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है, नहीं तो आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। किसी भी तरीके से साइबर ठगी के शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 से कॉल करके अपनी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। ये अलग अलग सरकारी स्कीम के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इसमें
अभी सबसे लेटेस्ट ट्रेंड में ये चल रहा है कि जो सरकार की तरफ से स्कीम निकाला गया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री होगा। इसके बारे में लोगों को सबको ये खबर तो पता है, लेकिन लोगों को डिटेल नहीं पता कि इसके लिए कुछ करना भी होगा या नहीं। तो इस नाम पे कॉल आ रहा है लोगों को कि ये स्कीम में एनरोल करने के लिए या इसका फ़ायदा लेने के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना होगा और उसके लिए आपको लिंक भेजा जा रहा है। लिंक एक्चुअली होता है एपीके फाइल का लिंक। उसको खोलने के बाद आपको जो जो प्रोसेस बताएगा आप फॉलो करते हैं, सबसे पहले आपका फ़ोन हैक होगा, ओटीपी उसको ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होने लगेगा। उसके अलावा हो सकता है कि आपका अलग अलग ऐप का डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसको फॉरवर्ड हो जाए, लेकिन बेसिकली ये तो जरूर हो जाता है कि ओटीपी फॉरवर्ड होता है, जिसके कारण से आपको यूपीआई या फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आराम से कर सकता है। बच्चे कैसे? सिंपल सा तरीका है कि अगर व्हाट्सएप पे आपके कोई भी लिंक आता है, लिंक को नहीं खोलना है। .apk अगर फाइल के लास्ट में है उसको एकदम डाउनलोड नहीं करना है भूल से भी। और देखिए, न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक बिल्कुल भी ना करें। यह आपको फंसाने के लिए साइबर ठगों की चाल हो सकती है। अगर दुर्भाग्यवश आप साइबर ठगी का शिकार हो भी गए हैं तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी जानकारी दे सकते हैं। बढ़ते आगे, बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कुख्यात नट गिरोह के 25,000 इनामी अपराधी को गोली लग गई है। पैर में 2 गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास की है। जख्मी अपराधी का नाम अजय नट है, जो सारण के बंगरा बिंदु टोली गांव निवासी रामनाथ नट का बेटा है। एसपी के अनुसार गिरफ्तार नट पर गोपालगंज, सीवान, सारण के अलावा उत्तर प्रदेश में भी 30 से 35 लूट, छिनतई और हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं। पूर्व में इसके 2 साथियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि मीरगंज थाने की पुलिस अजय नट की गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी और इसी दौरान जिगना ढाला के पास अजय नट ने छिपाए गए हथियार से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अजय नट को पैर में 2 गोली लगी। मौके पर ही वो गिर गया। फिलहाल पुलिस टीम और एसटीएफ इस नट गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। आज सुबह गोपालगंज में एक 25,000 का इनामी है अजय नट। इसके पिताजी का नाम रघुनाथ नट है। ये दाऊदपुर पुलिस स्टेशन छपरा का रहने वाला है। इसके ऊपर गोपालगंज, छपरा और सिवान और बाकी ज़िलों में भी दर्जनों केसेस हैं लूटपाट के, छिनतई के। हम लोग की टीम काफ़ी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। हम लोग की टीम के द्वारा इसको गोरखपुर से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद जब थाना ला करके इसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, जिसमें इसके द्वारा थावे, बैकुंठपुर, मीरगंज, सिद्धवलिया टाउन और भी कई सारे थानों में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो लूटपाट की घटनाएं हुई हैं उनमें अपना स्वीकार किया है। इसके बाद से सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है। उसके बाद में इसके द्वारा अपनी गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और हथियार की रिकवरी के लिए जिगना ढाला पे टीम को ले जाया गया, जहाँ पर इसने मौका देखते हुए भागने की कोशिश की और जो हथियार इसने पहले से छुपाया हुआ था, जिससे घटना भी कारित करते थे, उससे पुलिस टीम पर फायर किया। हम लोग के द्वारा इसको चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित तरीके से फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर में घुटने और घुटने के नीचे 2 गोलियां लगी हैं। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां रामगढ़वा में 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लुटेरों ने आत्मसमर्पण किया। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बंधु बरवा में सीएसपी चालक से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी गन्ने के खेत में छिप गए थे। पुलिस ने 3 घंटे तक गन्ने के खेतों में चप्पे चप्पे पर तलाशी ली है। आखिरकार पुलिस की सूझबूझ और दबाव के चलते दोनों लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। लुटेरे गन्ना के खेत से बाहर निकले और मौके पर मौजूद पुलिस टीम के सामने अपने हथियार फेंक दिए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और भीड़ से बचाते हुए थाने लेकर आ गई। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की सराहना की है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इस लूटकांड के पीछे कोई और बड़ा गिरोह तो नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। फर्जी सिम बॉक्स कांड का मुख्य आरोपी हर्षित और उसका सहयोगी मोहम्मद सुल्तान से ईओयू साइबर की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और अब तक की पूछताछ के दौरान इन दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। ईओयू साइबर यूनिट के डीआईजी संजय कुमार ने बताया कि इस गैंग के तार
एवरॉड से जुड़े हुए हैं। दोनों से मिली जानकारी के आधार पर ईओयू की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईओयू ने यह दावा किया है कि जल्द ही इस गैंग से जुड़े और लोग गिरफ्तार होंगे। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि फर्जी सिम बॉक्स चलाने वाले ये लोग गांव कस्बों में जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर लाभुकों का फिंगरप्रिंट लिया करते थे, फिर मोबाइल कंपनी में काम कर रहे अपने साथियों से मिलकर उनके नाम पर सिम कार्ड निकाल लेते थे। और अभी भी रिमांड पर लेकर हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ और नई जानकारी मिली है जिस पर हम लोग रेड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई संभावित है और इसका एक तब नेशनल लेवल का इसमें रेमिफिकेशन है, इसमें बल्कि इंटरनेशनल कर सकते हैं, क्योंकि इसके तार अब्रॉड से भी जुड़े हुए हैं कई कंट्री से। कॉमन सर्विस सेंटर चलाता था और गांव-गांव में जाके जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको बोलता था कि आयुष्मान भारत के कार्ड बनाएंगे, वो करेंगे, और इसी के नाम पे उनके बायोमेट्रिक्स कैप्चर। पता चला कि स्पूफिंग, जो स्पूफ्ड वेबसाइट लोगों ने बनाया हुआ था, जब उसका बायोमेट्रिक कैप्चर करते थे तो उसको एनहांस कर देता था बायोमेट्रिक्स को, और उसी के क्लोन करके लोग विद द कनाइवेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ। और इस बीच भागलपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस टीम पर हमला हुआ है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के लकड़कोल गांव में अपहरण की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सब इंस्पेक्टर देव गुरुदेव सहित 4 सिपाही घायल हो गए। पुलिस हमला करने वाले की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां एक बार फिर से पुलिस टीम पर हमला हुआ है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के लकड़कोल गांव में अपहरण की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए। सब इंस्पेक्टर देव गुरुदेव सहित 4 सिपाही जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस हमला करने वाले की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल से, जहां पुलिसकर्मी आपको अस्पताल के बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे होंगे। ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। पुलिस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी और इसी दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से बिहार में पुलिस पर हमला हुआ है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के लकड़ाकोल गांव में अपहरण की सूचना पर कहलगांव पुलिस छापेमारी करने गई थी और कई टीम वहां पर गई थी। अब देख सकते हैं कि यहाँ दरोगा जो हैं देवगुरु, वो घायल हुए हैं, साथ में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अपहरण की सूचना पर ये लोग वहां गए थे लकड़ाकोल गांव, जहां अपराधी को इन लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया था, जिसमें कि उन लोगों के द्वारा जो है पथराव किया गया, लाठी डंडे से पिटाई की गई और फायरिंग की भी सूचना है। देव गुरु जी हैं, हम बात करते हैं। सर, क्या हुआ था, घटना पूरा क्या हुआ था? देव गुरु जी, लकड़ाकोल में किडनैपिंग सनहौला से किसी को किडनैप किया, उसी सूचना पर कुछ टीम द्वारा बनाया गया और उसमें हम लोग उस टीम में थे जो पेंशन जो पहुंचाने गया था उसके साथ थे, सादे निवास में। हम लोग जिसको किडनैप किया था उसको वहाँ से छुड़ा लिए थे, वो वहाँ से भागा और अब तक वो लोग हम लोग पर अटैक कर दिया। बचने का मौका नहीं मिला और न ही हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँच पाई। कई आदमी थे साथ में आप लोग? बहुत टीम थे हमारे पास। कई लोगों को पिटाई किया गया है उन लोगों के द्वारा? बता नहीं पाएंगे कितना खाएंगे। गोली भी चली थी? कन्फर्म नहीं है इसका। सनहौला से अपहरण हुआ था? हाँ सर। रैंसम लेके जा रहे थे, उनके साथ आप लोग छापेमारी करने गए थे। तो आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर हैं देवगुरु, ये घायल हुए हैं और इन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस जो है अब हमला करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि लगातार जो है पुलिस टीम पर यह हमला जो है बिहार में अचानक क्यों हो रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इस बीच नवादा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। इलेक्ट्रिक दुकान पर फायरिंग हुई है। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई, किसी को गोली नहीं लगी। दुकान मालिक के सिर पर हमला हुआ है। अपराधियों ने हेलमेट से हमला किया। घटना स्थल से 6 खोखा बरामद हुआ। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।